हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आधुनिक भारत के इस सेगमेंट में हम लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास। ठीक है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जो है पुर्तगालियों के बारे में समझने का प्रयास किया, और मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको कि यदि आप अंग्रेज़ों के क्रम को अगर जानना चाहते हैं तो PDEF, इधर पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांसीसी। ठीक है। और यहाँ पर एक डेनिश भी होकर के आए थे, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है। तो आज हम डचों के बारे में देखेंगे। डच बेसिकली नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। तो डच कंपनी की देख रेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था, तथा कंपनी द्वारा की जाने वाली संधियां डच सरकार के नाम की से की जाती थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिन जिन कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण था वो कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी, जबकि ब्रिटेन जो थी एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी और वह मनमानी करके जो है यहाँ पर टिक पाई। यही कारण था उसका। डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने एवं क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदत्त थी। ठीक है। डचों ने वाटविया या इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बनाया। भारत स्थित डच कंपनी किसी केंद्र के प्राप्ति उत्तरदायी थी। खाली मतलब एक यहाँ पर एक छोटा मोटा केंद्र खोल दिया था इन्होंने, बाकी मेन काम उनका जो था इंडोनेशिया पर ही होता था। डचों ने मसाला व्यापार के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अत्यधिक महत्व दिया, और इस तरह भारत से भारतीय वस्त्रों और वस्त्र निर्यात को सर्वप्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को ही जाता है। डचों ने भारत के कोरोमंडल तट से व्यापार की प्रमुखता दी, और 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। देखिए अंग्रेज इतने खराब थे, देख लीजिए कि दशा है। मैं आपको थोड़ा कोरोमंडल तट दिखाना चाहूँगा। ये आपका जो तमिलनाडु वाला रीजन है, इसे हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। और यहाँ पर जो है यहीं से, और यहाँ पर इंडोनेशिया का जावा और सुमात्रा द्वीप है, तो यहीं से ये लोग जो है व्यापार करते थे। ठीक है। एक सेकेंड। डच डेनिश कंपनी के संदर्भ में, डेनिश कंपनी डेनमार्क के व्यापारिक कंपनी थी, और इसने ट्रैंकोबार है तमिलनाडु में पहला व्यापारिक केंद्र बनाया, और आगे चलकर इन्होंने ब्रिटिश कंपनी को अपने केंद्र बेच दिए और भारत से चले गए। देखिए जो झंझट लेने कोई भी, देखिए जो सामान्य व्यापारी वर्ग होते हैं वो हमेशा व्यापार करते हैं, उनको झंझट से नहीं मतलब है। डचों ने भारत में अपनी पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में 1605 में बनाई थी। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी 1588 में अंग्रेजों ने स्पेनिश आर्मेडा नौसेना को पराजित कर अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित की, और पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार के लिए कदम बढ़ाया। और इसी क्रम में 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे आरंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्व से व्यापार करने की अनुमति रानी ने दिया था। उस समय राजा थे, वो दिए थे। आगे चलकर सम्राट जेम्स फर्स्ट ने एक इस मतलब जो उन्होंने आज्ञा दी उसको एक एकाधिकार को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया। दरअसल बात ये थी कि एलिजाबेथ जो उस समय थी, राम महारानी थी, वो उनको इनको कहा कि आप जाइए पूर्व की तरफ व्यापार करिए, जो कि सभी वास्को डी गामा वगैरह ये प्रचार कर ही चुके थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, भारत जो है बेवकूफ़ है, ये है फलाना है ढिमाका है, और ये लोग कुछ जानते नहीं, सीधे हैं, चलो हम लूट लेंगे। ये सब चीज़ें जाकर के यूरोप में फैला दी गई थी। ठीक है। और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेज भी निकल पड़े थे इधर। और अंग्रेज ऐसा नहीं है कि ये समुद्री मार्ग की खोज नई प्रकार से, मतलब समुद्र भारत की खोज हो रही है, समुद्री मार्ग की खोज हुई थी भारत आने के लिए, जो कि कुस्तुस्तुनिया पर अरबवासियों ने जो है अधिकार कर लिया था, तो आना इसी तरफ से पड़ता था इनको। अब 1608 में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल सूरत में प्रथम व्यापारिक बस्ती स्थापित की, तथा इसकी अनुमति लेने का प्रयास किया, और 1613 में मुगलों ने या जहांगीर ने यह अनुमति प्रदान की, और इस तरह सूरत में पहली ब्रिटिश कंपनी फैक्ट्री स्थापित हो गई थी 1613 में। 1608 में हॉकिंस आए थे। इनको एक बार
सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए दे दिया, लेकिन अस्थायी थी। और लेकिन पुर्तगीज़ यहाँ पर बैठे हुए थे, पुर्तगाली लोगों ने इनका जो है कर दिया विरोध। और जब विरोध कर दिया इनका, तो फिर उन्होंने वो वापस ले लिया था अपना जो फरमान था। बाद में जब यहाँ पे हेक्टर आया, तब उसने जो है, उसका क्या नाम था, अभी आगे आ जाएगा, नाम नहीं रिकॉल हो रहा है, तो वहाँ जब वो आया तो डिप्लोमेट था, तो उसने जो है बाद में 1613 में अनुमति ली थी। 1658 में बंगाली सूबेदार अजीमुस्सान ने अंग्रेजों को सूतानाती, कोलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, और इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉर्ज चार्नॉक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। ठीक है। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को शाही फरमान प्रदान की, जिसे हम बोलते हैं दस्तक, और इसके तहत बंगाल में उन्होंने निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो ये थी अंग्रेजों की स्थिति। उसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी। ये पूर्णतः व्यापारिक कंपनी थी, निजी कंपनी थी, मतलब सरकार, सारी चीज़ सरकार के अंडर में था इनका। और उसके बाद देखते हैं आगे सरकारी कंपनी। यहाँ पर त्वरित निर्णय लिया जा सकता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और समृद्ध भौगोलिक आधार भी था, और इसमें लाभ सरकार का होता था। ठीक है, पैसा और लोगों का भी लगता था, लेकिन लाभ जो है उसमें सरकार की होता, चूँकि ये जो है सरकारी कंपनी हुआ करती थी। तो ये एक निजी कंपनी थी, मतलब ब्रिटिश का और दोनों का भी, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, निजी कंपनी थी, और इसमें जो है निजी कंपनियों का हाथ था। जबकि ये फ्रांसीसी जो कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी थी, में सरकार का ही जो है सब सारा पैसा लगा था, और वहीं के अधिकारी कर्मचारी जो थे इस पर कार्य करते थे। ठीक है, इसमें सरकार का पैसा, लोगों का भी पैसा भी लगता था। सरकारी कर्मचारियों के महत्वाकांक्षा ज़्यादा ना होने देना, अधिकारियों को तुरंत बदल देना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होना, नौसेना की कमान डुप्ले को न मिलना, यही कारण था कि डुप्ले की जो है समस्याएं डुप्ले के आगे बढ़ रही थी। बंगाल व समुद्र पर नियंत्रण वाली शक्ति वास्तविक विजेता होगी ब्रिटिश कंपनी। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14वें के वित्त मंत्री गिलबार्ट के प्रयासों से हुई थी। ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय अधिकार प्राप्त थे, और यह पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में भी थी, और इस दृष्टि से यह पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया था, और सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री इन्होंने खोला था। ठीक है। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, और जिन्हें कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं युद्धों के दौरान 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई, और अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित किया। राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने किया था, जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने अपनाया था। तो ये सब चीज़ें जो है डुप्ले ने ही स्टार्ट किया था, और डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी भी था। फ्रांसीसी कंपनी का पतन का कारण, फ्रांसीसी कंपनी की एक सरकारी कंपनी थी। सबसे पहले इसका पतन का कारण था, निर्णय लेने में विलंब करती थी, फ्रांसीसी अधिकारियों के सहयोग में और समन्वय में अभाव था, फ्रांसीसियों की नौसेना शक्ति ब्रिटिश की तुलना में कमज़ोर थी, और ब्रिटिश कंपनियों को उनकी गृह सरकार का जितना समर्थन मिला था, वैसे फ्रांसीसी कंपनियों को नहीं मिलता था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसका मामला अंत हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार। इस रीजन में आपको पता होगा कि मराठे रहते थे यहाँ, हैदराबाद का निज़ाम रहता था। यहाँ बंगाल में जो थी वो सत्ता का केंद्र था मुग़लों का, और इधर मद्रास प्रेसिडेंसी थी, यहाँ फ्रांसीसी थे, यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो है आधिपत्य था। बेसिकली यहाँ की जो सारी गतिविधियाँ स्टार्ट हुई थी वो बंगाल से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो हम बंगाल से ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1760 में, इसी के बाद सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी।
बंगाल सत्ता का केंद्र था, प्रशासनिक आर्थिक केंद्र था और आधुनिक शिक्षा से मध्य जागरूक वर्ग यहाँ पर अवस्थित थे। उसके बाद जागरूक होने से अधिकारियों की मांग हुई और राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया और स्वदेशी आंदोलन फिर इसके बाद स्टार्ट किया गया और राष्ट्र की भावना का प्रसार हुआ। ठीक है, तो इन्होंने एक डायग्रामिक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से बंगाल में सत्ता अंग्रेज़ों के अंदर में गई, उसके बाद फिर कैसे कैसे हम लोगों मुक्त हुए, यहाँ पर सारी चीज़ें बताया उन्होंने। उसके बाद देखिए, मुग़ल शासन जो कि प्रांतों में विभाजित था, उनमें से एक बंगाल प्रांत था। बंगाल में दो व्यवस्थाएं थी, एक सूबेदार, ये जो है राज दरबार से निकटता और संबद्ध होने के कारण ये व्यक्ति होता था सूबेदार, और एक दीवान होता था वित्त मंत्री जो पैसे रुपए की स्थिति को देखता था, और ये मुर्शिद कुली खां था। मतलब ये मुग़ल के ख़ानदान से हुआ करते थे और ये जो है एक नौकरशाह हुआ करता था, उनको बना दिया जाता था। तो सबसे पहले क्योंकि सूबेदार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, इसलिए अजीमुद्दीन को बनाया गया। अतः प्रायः दिल्ली में ही रहता था अजीमुद्दीन, और दिल्ली रहने के कारण दीवान नियुक्त किया जाता था। अंग्रेज़ों ने यह चाल चला कि अंग्रेज़ों ने यह चाहा कि अब कमज़ोर नवाब आए। ठीक है, और मुर्शिद कुली खां ये व्यवहारिक कार्य में करता था और ये राजकीय भूमि और वृद्धि, खालसा और सब भूमि वगैरह के राजस्व को वसूली करता था। कुल मिला के ये बात कही गई है। अब थोड़ा हम देखते हैं बंगाल के बारे में, क्योंकि यहीं से सारी गतिविधियाँ उत्पन्न होंगी। देखिए, मुर्शिद कुली खां यह औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल की दीवान नियुक्त हुआ था। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन था, जो दरबार से संबंधित होने के कारण राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में ही रहता था। अतः बंगाल में वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी, देख वही रहा था, नाम खाली था। मुग़ल सम्राट फारूक सियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मुग़ल सम्राट फारूक सियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार घोषित नियुक्त कर दिया, और यह मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ठीक है, अब तक ये दीवानी मामला देखता था, लेकिन अब फारूक सियर ने सूबेदार भी इसको बना दिया था। ठीक है, और ये दोनों देखने लगा था। मुर्शिद कुली खां के राजस्व में सुधार। मुर्शिद कुली खां ने अपने छोटे ज़मींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की और जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि अर्थात राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया कि अपने छोटे भूमिधरों को, ज़मींदारों को इन्होंने डांटा वगैरह, उसके बाद जो है इन्होंने खालसा पंथ की नियुक्ति कर दी थी। सॉरी, मैंने अभी खालसा पंथ बोला था, खालसा पंथ नहीं, खालसा भूमि हुआ करती थी। ठीक है, खालसा पंथ जो है गुरु नानक देव के समय में हुआ होता था। ठीक है, तो खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। एक सेकंड, इसको इधर लेके आए चलते हैं। इसने बड़े ज़मींदारों को बनाए रखा तथा उनकी जागीर भूमि में रहने दिया, और वस्तुतः ये बड़े ज़मींदार राजस्व भूमि एवं भुगतान की जिम्मेदारी लेते थे तथा शासन कार्यों में सहयोग भी करते थे, और उसने किसानों को ऋण की सुविधा तकाबी उपलब्ध कराई। मुर्शिद कुली खां के सुधारों से नाराज़ होकर गुलाब मोहम्मद, एक सेकंड, काफ़ी काम आया, सॉरी, कुछ लोग आ जाते हैं तो मेहनत दिक्कत होने लगता है, मेहनत में समस्याएं। चलिए, कोई बात नहीं है, बस आज के लिए इतना ही। फिर हम आगे क्लास लेकर के आएंगे। कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे काम भी करना है और काफ़ी काम आ गए हैं, इस कारण जो है आज की क्लास जो है इसी समय रोकनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।